नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, और आज की हमारी चौथी क्लास है। आज ही की क्लास में जो है दोस्तों मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना था सम्राट अशोक के 14 शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख थे और 3 जो है दोस्तों गुफा लेख थे, यानी गुहा लेख थे। स्तंभ यानी शिलालेखों की यदि बात की जाए तो जिनमें से दोस्तों हम 14 शिलालेखों में से 6 पढ़ चुके थे, और बाकी जो है आज की क्लास में करेंगे। फिर स्तंभ लेख के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, 7वां शिलालेख। यानी हेडिंग डालेंगे दोस्तों, अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख। तो आज की क्लास में जो है अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जो है चौथी क्लास है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन सी क्लास है? तो आज की जो है मौर्य साम्राज्य की चौथी क्लास जो है हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कौन से शिलालेख के बारे में? तो शिलालेख 7। शिलालेख 7 की यदि बात की जाए तो शिलालेख 7 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं 7वें शिलालेख में। तो यहाँ पे कहा गया है धार्मिक समन्वय, यानी 259 BC में जो है बोध गया की यात्रा की थी। यानी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद जो है अशोक कहाँ पे गया था? अशोक गया था बोध गया, जहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के बारे में, यानी 249 BC में लुम्बिनी गया था राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद। और 13वें शिलालेख में कहा गया है कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, जो कि कलिंग युद्ध लड़ा गया था कब? 261 BC में जो है लड़ा गया था, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद। साथ ही दोस्तों 14वें शिलालेख में सद्भावना के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों, अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं धार्मिक समन्वय के बारे में। धार्मिक समन्वय। धार्मिक समन्वय की यदि बात की जाए तो इसमें जो है 259 BC में 259 BC में बोध गया। 259 BC में जो है दोस्तों बोध गया की यात्रा की, बोध गया की यात्रा की हो भी 10वें वर्ष बाद। 10वें वर्ष में, याद रखें दोस्तों 10वें वर्ष में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे शिलालेख 8। शिलालेख 8 की यदि बात की जाए तो शिलालेख 8 में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो शिलालेख 8 की यदि बात करते हैं तो इसमें धम्म यात्रा के लिए, यानी धम्म यात्रा के लिए, धम्म यात्रा के लिए या धम्म यात्रा के बारे में बताया गया है 8वें शिलालेख में। इसमें दोस्तों 249 BC में 249 BC में लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी, याद रखें दोस्तों लुम्बिनी, यानी 20वें वर्ष बाद, यानी राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद जो है गए थे लुम्बिनी, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं शिलालेख 13। शिलालेख 13 की यदि बात की जाए, शिलालेख 13 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? शिलालेख 13 की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं शिलालेख 14 के बारे में। शिलालेख 14, यानी शिलालेख 14 के बारे में यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बात की गई? सद्भावना के बारे में। सद्भावना। शिलालेख 14 में जो है सद्भावना के बारे में जो है बताया गया। तो दोस्तों ये शिलालेख कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है, यानी एक व्यक्ति हुए हैं डॉक्टर स्मिथ। तो डॉक्टर स्मिथ ने कहा है बौद्ध स्थल की तीर्थ यात्रा का क्रम बताया कि सम्राट अशोक पहले कहाँ गए थे, फिर कहाँ और फिर कहाँ। तो इनके तीर्थ यात्रा के क्रम को जो है इन्होंने बताया था। जैसे सबसे पहले लुम्बिनी कपिलवस्तु, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। फिर गए थे सारनाथ, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बोध गया,
यहाँ पर जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और फिर गए थे कुशीनगर। ये कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। अब साथ ही दोस्तों कुछ अभिलेख मिले, जैसे रुक्मिणदेही अभिलेख जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में है। इसमें कहा गया है अशोक ने जो है राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद जो है लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की थी। और साथ ही दोस्तों मास्की लघु शिलालेख जो कि कर्नाटक में है, और इसमें कहा गया है कि अशोक ने जो है स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था। साथ ही दोस्तों कनगनहल्ली कर्नाटक से है, और यहाँ से पता लगा कि अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा जो है मिली है। तो इन सभी को दोस्तों यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे दोस्तों, डॉक्टर स्मिथ के अनुसार, स्मिथ के अनुसार, डॉक्टर स्मिथ के अनुसार बौद्ध स्थल की तीर्थ यात्रा का क्रम, बौद्ध स्थल की तीर्थ यात्रा का क्रम, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले लुम्बिनी कपिलवस्तु। कहाँ पे दोस्तों? लुम्बिनी कपिलवस्तु। और इसके बाद दोस्तों कहाँ पे? सारनाथ में, सारनाथ। फिर श्रावस्ती, फिर श्रावस्ती। इसके बाद दोस्तों बोध गया, ये बोध गया। और फिर दोस्तों कुशीनगर, कुशीनगर। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रुक्मिणदेही अभिलेख की, यानी रुक्मिणदेही अभिलेख की बात करेंगे। रुक्मिणदेही अभिलेख, रुक्मिणदेही अभिलेख की यदि बात करते हैं तो ये जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में। कहाँ पे दोस्तों? नेपाल के तराई क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? अशोक, यानी यहाँ पे कहा गया है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद जो है लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की थी। अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की थी। याद रखें दोस्तों, लुम्बिनी नेपाल की जो है यात्रा की थी। तो ये आपको याद रखना। बात है दोस्तों मास्की लघु अभिलेख, मास्की लघु शिलालेख की यदि बात करते हैं, शिलालेख, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कलिंग ने, यानी अशोक ने जो है स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था। अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। तो अशोक ने जो है बुद्ध शाक्य किस शिलालेख में कहा था? मास्की लघु शिलालेख में कहा था, जो कि कर्नाटक में। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों अशोक के 7 स्तंभलेख, ये कहाँ कहाँ पर है, तो इनके बारे में जानेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, अशोक के 7 स्तंभलेख। अशोक के 7 स्तंभलेख। अशोक के 7 स्तंभलेख की यदि बात की जाए तो कौन कौन से अशोक के 7 स्तंभलेख हैं, तो इनके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दिल्ली टोपरा। तो ये स्तंभलेख क्या होते हैं दोस्तों? ये जो है पिलर पर लिखवाए जाते हैं। ये इस प्रकार के दोस्तों ये पिलर होते हैं, आपने देखा होगा पिलर होते हैं। तो इन पर जो है लिखवाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता था? राजा का काम होता था, ये अपने संदेशों को जो है जनता तक पहुँचाता था। इसीलिए जो है ये स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख जो है लिखवाते थे। अब दोस्तों दिल्ली टोपरा की यदि बात की जाती है तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक हरियाणा से जो है दिल्ली लेकर आया था। एफएसटी का मतलब है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो है हरियाणा से दिल्ली लेकर आया था, दिल्ली लेकर आया था। यानी ये जो दिल्ली टोपरा स्तंभलेख है, ये पहले जो है दोस्तों हरियाणा में था। तो हरियाणा से दिल्ली लेकर कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली
यानी हरियाणा से दिल्ली लेकर आया था। यदि दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है दोस्तों मेरठ, मेरठ टोपरा। तो दोस्तों इसको भी जो है FST, FST यानी फिरोज शाह तुगलक, तो इसको जो है दिल्ली लेकर आया था। यानी जो मेरठ में था इसको भी जो है दिल्ली लेकर आया था, तो इसको भी जो है दिल्ली लेकर आया था या दिल्ली लेकर गया था। तो ये दोनों जो है फिरोज शाह तुगलक इन दोनों को दिल्ली लेकर आया था। अब आते हैं दोस्तों कौशाम्बी। कौशाम्बी स्तंभ लेख की यदि बात की जाए तो इसको जो है रानी अभिलेख भी जो है कहा जाता है। लिखेंगे दोस्तों कौशाम्बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी की यदि बात की जाए तो दोस्तों कौशाम्बी को रानी अभिलेख भी कहा जाता है, रानी अभिलेख भी कहा जाता है, रानी अभिलेख भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों चौथे की यदि बात करते हैं तो लोरिया, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पांचवे की, तो लोरिया नंदनगढ़ कहाँ पे, बिहार में। लोरिया अरारोज, लोरिया अरारोज, लोरिया अरारोज। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों छठा है रामपुर या रामपुरवा, रामपुर या रामपुरवा। तो ये तीनों जो है दोस्तों कहाँ पे हैं, ये तीनों बिहार में हैं। कहाँ पे, तो ये तीनों जो है स्तंभ लेख कहाँ पे हैं, बिहार में। अब आते हैं दोस्तों सातवां। तो सातवें की यदि बात की जाए तो ये है अशोक स्तंभ लेख, अशोक स्तंभ लेख। ये कौन सा दोस्तों, अशोक स्तंभ लेख। अब यदि इसकी बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है प्रयाग स्तंभ लेख भी जो है कहा जाता है, क्योंकि पहले जो है ये कौशाम्बी में स्थित था, बाद में जो है अकबर इसे इलाहाबाद प्रयागराज में स्थापित कराया था। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं, यानी पहले कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में था, पहले जो है कौशाम्बी में था। और इसके बाद जो है यानी बाद में, बाद में अकबर ने इसे, अकबर ने इसे इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज में, प्रयागराज में स्थापित कराया था, स्थापित कराया था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसको जो है दोस्तों प्रयाग स्तंभ लेख भी कहा जाता है, प्रयाग स्तंभ लेख भी जो है कहा जाता है, प्रयाग स्तंभ लेख भी जो इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे अन्य अभिलेख और हैं, जैसे अशोक के अभिलेख, जैसे मानसेरा, शहबाजगढ़ी। तो ये कहाँ पर हैं, तो इनको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जो हम आगे की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं इनको, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख की यदि बात की जाए तो कौन कौन से अशोक के अभिलेख हैं, तो इनके बारे में जानने वाले हैं। तो और ये देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मानसेरा, मानसेरा, मानसेरा और शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी। तो दोस्तों ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों हैं पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों, ये दोनों पाकिस्तान में पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कालसी, कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में। ये पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सोपारा, सोपारा अभिलेख। सोपारा अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे धौली और जोगढ़, धौली और जोगढ़, धौली और जोगढ़। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ओडिशा में। कहाँ पे, ओडिशा में। कहाँ पे दोस्तों, ओडिशा में। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं गिरनार, गिरनार की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे, गुजरात में। याद रखें दोस्तों गिरनार कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एर्रगुडी, एर्रगुडी, एर्रगुडी की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है ये,
आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में जो है पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं सारनाथ स्तंभ लेक। सारनाथ स्तंभ लेक। सारनाथ स्तंभ लेक की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सांची स्तंभ लेक। सांची स्तंभ लेक। सांची स्तंभ लेक की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, दो और हैं जैसे रुम्मिनदेई और निगलीवा अभिलेख। तो ये दोनों कहाँ पे? नेपाल के तराई क्षेत्र में लिखेंगे। रुम्मिनदेई और दोस्तों निगलीवा तो ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेपाल के तराई क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी मौर्य साम्राज्य की जो आज हमारी चौथी क्लास है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अशोक के शिलालेख। कितने थे? 14 शिलालेख थे। कल की क्लास में हम 6 शिलालेखों तक पढ़ चुके थे और बाकी आज की क्लास में करने वाले हैं। तो शिलालेख 7 में कहा गया है धार्मिक समन्वय, यानी 259 BC में जो है बोध गया की यात्रा की थी, यानी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद सम्राट अशोक कहाँ गए थे? बोध गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के बारे में, यानी 249 BC में लुम्बिनी गए थे राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद, यानी जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। शिलालेख 13 की बात की जाए तो इसमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया, और ये कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था? 261 BC में हुआ था राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद। और इसी कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने भैरी घोष की नीति छोड़कर जो है धम्म घोष की नीति यानी शांति की नीति जो है अपना ली थी। तो ये भी याद रखना है आपको। शिलालेख 14 में जो है दोस्तों सद्भावना के बारे में जो है बताया गया है। अब दोस्तों डॉक्टर स्मिथ के अनुसार बौद्ध स्थल की तीर्थ यात्रा का क्रम, यानी सम्राट अशोक पहले कहाँ गए थे और अंत में कहाँ गए थे? तो पहले लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया और कुशीनगर। तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही रुम्मिनदेई अभिलेख में, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में, इसमें कहा गया है कि सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद जो है लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की थी। साथ ही मास की लघु शिलालेख जो कि कर्नाटक में, इसमें कहा गया अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने जो है स्वयं को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में, किस शिलालेख में कहा था? मास की लघु शिलालेख में जो है अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य जो है कहा था। क्या दोस्तों? बुद्ध शाक्य जो है कहा था। अशोक के 7 स्तंभ लेख जो कि पिलर या स्तंभों पर जो है लिखवाए गए थे, कौन कौन से हैं? पहला दिल्ली टोपरा, जो कि इसको जो है दिल्ली टोपरा को FST यानी फिरोज शाह तुगलक जो है हरियाणा से दिल्ली लेकर आया था, यानी ये पहले हरियाणा में था और इसको जो है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। दूसरा है मेरठ, तो इसी को भी जो है दोस्तों FST इसको भी दिल्ली लेकर आया था। कौशाम्बी की बात की जाए तो इसको रानी अभिलेख भी कहा जाता है। साथ ही लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरारोज और रामपुर या रामपुरबा, ये तीनों जो हैं बिहार में। कहाँ पे दोस्तों? तीनों बिहार में हैं। अशोक स्तंभ लेख की यदि बात की जाए तो पहले जो है कौशाम्बी में था, बाद में अकबर ने जो है इसे इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थापित करवाया था। तो इसीलिए जो है दोस्तों इसको प्रयागराज यानी प्रयाग स्तंभ लेख भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों अशोक के 7 स्तंभ लेख जो कि पिलर यानी स्तंभों पर लिखवाए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अशोक के अभिलेख और कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मानसेरा हो गया, शहबाजगढ़ी, तो ये दोनों पाकिस्तान में हैं। कालसी उत्तराखंड में, सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र में, धौली और जोगढ़ उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। गिरनार की बात की जाए गुजरात में। एर्रगुडी की बात की जाए आंध्र प्रदेश में। सारनाथ स्तंभ लेख ये उत्तर प्रदेश में है। सांची स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में है। रुम्मिनदेई और निगलीवा ये दोनों नेपाल के तराई क्षेत्र में जो है पड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि मौर्य काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से 3 भागों में जो है मौर्य काल को विभाजित किया गया था? नाभिकीय भाग, मुख्य भाग और दूरवर्ती क्षेत्र। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मौर्य काल में समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। भाषा संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा को जो है सम्राट अशोक ने राजकीय भाषा घोषित किया था।
और साथ ही मौर्य काल की मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो पण यहाँ की मुद्रा थी। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इन सारे पॉइंटों को अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों, मौर्य काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। मौर्य काल की यदि बात की जाए तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। विभाजित किया गया था। मौर्य काल को कब भी कितने भागों में? 3 भागों में जो है मौर्य काल को विभाजित किया गया था। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है दोस्तों नाभिकीय भाग। और यदि बात की जाए दोस्तों दूसरे भाग की, दूसरा भाग कौन सा है? मुख्य भाग। और तीसरा दूरवर्ती क्षेत्र। दूरवर्ती क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? दूरवर्ती क्षेत्र। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मौर्य काल में यानी मौर्य काल में जो है समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। समाज की यदि बात की जाए पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक यानी घर का मुखिया पिता होता था और जो बड़े फैसले लेने का अधिकार होता था वह पिता को जो है होता था। भाषा की यदि बात की जाए तो भाषा दोस्तों यहाँ पे संस्कृत यहाँ पे साथ ही प्राकृत और पाली। और यही पाली भाषा है जिसको जो है सम्राट अशोक ने राजकीय भाषा घोषित किया था। सम्राट अशोक ने राजकीय भाषा घोषित किया। तो राजकीय भाषा जो है इसको घोषित किया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मुद्रा यानी करेंसी क्या थी। मुद्रा की यदि बात की जाए तो पण यहाँ की मुद्रा थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अधिकारियों का वर्णन यानी कौन कौन से अधिकारी यहाँ पे हुए हैं। तो अधिकारी का वर्णन। अधिकारी के वर्णन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। अब दोस्तों जैसे हम बात करते हैं सीता अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो ये राजकीय भूमि से प्राप्त आयकर का अधिकारी होता था। लिखेंगे राजकीय भूमि से प्राप्त आय का अधिकारी होता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं समाहर्ता किसको कहा गया है? राजस्व विभाग के अधिकारी को राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता था इसको समाहर्ता जो है कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सन्निदाता कौन था दोस्तों? सन्निदाता की यदि बात की जाए कोष अध्यक्ष जो कोषाध्यक्ष का अधिकारी होता था उसको जो है सन्निदाता जो है कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेदेष्टता की यदि बात की जाए तो फौजदारी विभाग की यदि बात की जाए तो इसमें जो है आपराधिक मामले आते थे, जैसे कत्ल करना, चोरी करना, किसी की हत्या करना, लड़ाई झगड़े करना। तो ये सभी फौजदारी विभाग में आते हैं। तो जिसका अधिकारी होता था प्रेदेष्टा। अब दोस्तों धर्मस्य की यदि बात की जाए तो दीवानी विभाग की यदि बात की जाए तो सिविल मामले जैसे शादी कराना और साथ ही दोस्तों गोद लेना, ये सभी मामले जो है किस में आते थे? ये दीवानी मामले जो है आते थे, इसी में याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पण्य अध्यक्ष। ये वाणिज्यिक विभाग का अधिकारी होता था। पण्य अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो ये वाणिज्यिक विभाग का अधिकारी जो है होता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आकार अध्यक्ष कौन होता था। आकार अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो ये कौन था दोस्तों? आकार अध्यक्ष खाने, याद रखेंगे दोस्तों, खाने यानी माइंस का जो है अधिकारी होता था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सूत्र अध्यक्ष कौन होता था? कताई बुनाई का जो है अध्यक्ष होता था।
सूत्र अध्यक्ष। कताई बुनाई, कताई बुनाई तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कंटक शोधन। कंटक शोधन, कंटक शोधन की यदि बात की जाए तो मौर्य काल में जो है जो न्यायालय हुआ करता था यानी कोर्ट, तो इसको जो है कंटक शोधन जो है कहा जाता था। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रज्जुक के बारे में। रज्जुक, रज्जुक कौन होता था? भूमि मापने वाला होता था। भूमि मापन, याद रखें दोस्तों, भूमि मापन। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मंत्री को क्या कहा जाता है? मंत्रीन कहा जाता था। मंत्रीन जो है कहा जाता था। मंत्रीन किसको कहा जाता था? मंत्री को जो है कहा जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जिला प्रशासक को क्या कहा जाता था? प्रादेशिक जो है कहा जाता था। देखेंगे प्रादेशिक, प्रादेशिक क्या कहा जाता था दोस्तों? प्रादेशिक जो है कहा जाता था किसको? जिला प्रशासक को। जिला प्रशासक को जो है प्रादेशिक कहा जाता था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नायक। नायक किसको कहा जाता था? जो नगर सुरक्षा अधिकारी होता था। नगर सुरक्षा अधिकारी होता था। नगर सुरक्षा अधिकारी की यदि बात की जाए तो इसको जो है नायक कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक की यदि बात की जाए तो कौन था दोस्तों? अंतिम शासक वृद्धरथ था। वृद्धरथ। अब दोस्तों वृद्धरथ की हत्या जो है किसने की थी? वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने। अब ये पुष्यमित्र शुंग था, ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग जो है वृद्धरथ का सेनापति था। इसने वृद्धरथ की हत्या करके जो एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा शुंग वंश। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य का, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कौन सा दोस्तों? ये टॉपिक जो है कंप्लीट जो है हो चुका है हमारा। अब इसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर समय बचेगा तो हम शुंग वंश को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो जो है शुंग वंश के बारे में हम कल को जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी मौर्य काल को जो है 3 भागों में बांटा गया। मौर्य काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, नाभिकीय भाग, मुख्य भाग और दूरवर्ती क्षेत्र। साथ ही दोस्तों यहाँ का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, यानी घर का मुखिया जो है पिता होता था और घर में बड़े फैसले लेने का अधिकार पिता को होता था। भाषा की बात की जाए तो संस्कृत भाषा, प्राकृत और पाली, यानी सम्राट अशोक ने पाली भाषा को राजकीय भाषा जो है घोषित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ की मुद्रा क्या थी? पर्ण जो है यहाँ की मुद्रा थी। अधिकारी का वर्णन, यानी कौन कौन से अधिकारी थे? जैसे सीताध्यक्ष की बात की जाए तो जो राजकीय भूमि होती थी उससे प्राप्त आय का अधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी। सन्निधाता कोष अध्यक्ष होता था। प्रदेशता फौजदारी विभाग जो होता था यानी आपराधिक मामले वाला, तो इसमें प्रदेशता अधिकारी होता था। धर्मस्य दीवानी विभाग का अधिकारी। पढ़ने अध्यक्ष दोस्तों वाणिज्यिक विभाग का अधिकारी होता था। आकार अध्यक्ष खाने एवं माइन का जो अधिकारी होता था उसका आकार अध्यक्ष अधिकारी होता था। सूत्र अध्यक्ष की यदि बात की जाए कताई बुनाई। कंटक शोधन, कंटक शोधन जो है न्यायालय को कहा जाता था मौर्य काल में। रज्जुक की बात की जाए तो भूमि मापन। मंत्री को कहा जाता था। प्रादेशिक जिला प्रशासक जो होता था इसको प्रादेशिक कहा गया है। नायक जो नगर की सुरक्षा करता था यानी नगर की सुरक्षा अधिकारी, इसको नायक जो है कहा जाता था। अब दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धरथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना करेगा शुंग वंश की। और ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो इसका सेनापति था वृद्धरथ का। तो ये आपको याद रखना है। और वृद्धरथ की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करेगा शुंग वंश की। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में हम शुंग वंश के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।